our previous class we started chapter number 1 जिसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था। पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को स्टडी किया था और साथ ही साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द डेफिनेशन हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में डेफिनेशन के बाद जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, सबसे पहले हमने बात की थी गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें होल्ड, टच या स्टोर किया जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी सर्विसेज वो ऑफरिंग होती हैं जिन्हें होल्ड, टच या स्टोर नहीं किया जा सकता। यहाँ हमने डिफरेंस देखा था टेंजिबिलिटी का। गुड्स जो हैं वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। सर्विसेज इनटेंजिबल या नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कस्टमर और क्लाइंट्स का डिफरेंस। कस्टमर्स बिजनेस के वो बायर्स होते हैं जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, यानी कि गुड्स परचेज कर रहे होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी क्लाइंट्स बिजनेस के वो बायर्स होते हैं जो कि नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स यानी कि सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि बिजनेस सेल और सर्व कर रहा होता है कस्टमर्स को। कस्टमर्स को आप बाइफरगेट कर सकते हो इनटू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। तो यहाँ पे अगर बिजनेस सेल और सर्व कर रहा है कंज्यूमर को, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है B2C का। कंज्यूमर बिजनेस के वो कस्टमर्स या बायर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद उन गुड्स एंड सर्विसेज को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी बिजनेसेस वो कस्टमर्स या बायर्स होते हैं जो कि बिजनेसेस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं बल्कि बिजनेस यूज़ के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग टॉपिक से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप इन दोनों का नाम सुनते हैं तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर लगेंगे, लेकिन इस लेक्चर को सुन लेने के बाद आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करूं तो डेफिनेशन कहती है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री कैन बी मेजर्ड विद द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल कैन बाय विद द मनी दे हैव। अगर इस डेफिनेशन को मैं रीड करता हूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो एक काम ये करते हैं कि इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बात ये हो रही है कि एक इकनॉमी में, एक कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी हाउस होल्ड्स इनकम अर्न करते हैं, आप उन सब इनकम को प्लस कर लो तो आपकी जो टोटल इनकम है ये कितने आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकती है एक साल के अंदर। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कर लेने के बाद एज सच कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको इसे कंपेयर करना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर कर सकते हो पिछले साल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ, या फिर आप उसे कंपेयर कर सकते हो किसी और कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ। लेट्स से आपने पाकिस्तान के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कंपेयर किया, तो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे मुकाबले ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क का परचेजिंग पावर कम है। आपके मुल्क में जितने भी इंडिविजुअल हैं वो कंपैरेटिवली कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं इंडिया के मुकाबले। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। अब जब मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट रखता हूँ जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, तो आपको ऐसा लगेगा कि जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस डिपेंड करती है परचेजिंग पावर पे, कि जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर उतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जितनी कम परचेजिंग पावर उतना कम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन यहाँ पे जो जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस कैलकुलेट करने के लिए परचेजिंग पावर यूज़ नहीं होती, बल्कि 5 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। सर वो एलिमेंट्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, सैनिटेशन, हेल्थ एंड लेजर टाइम। अगर ये 5 चीज़ें आपकी इकनॉमी में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांस कर जाएगा, जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। अगर ये कम है या इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं है या रिड्यूस्ड है, तो इसका मतलब है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्फीरियर हो जाएगा। तो अब आपको समझ आया होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। बट सवाल ये उठता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पार्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? ये कंबाइंड 3 इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। पहला गवर्नमेंट, दूसरा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा बिजनेसेस। कंबाइंड ये 3 इदारे इंश्योर करते हैं कि किसी भी मुल्क में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी का।
प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से मेजर किया जाए, तो प्रॉफिट को मेजर करने के लिए आपके पास दो फोर्सेस होती हैं, एक का नाम है रेवेन्यू, एक का नाम है एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को आप सेल्स भी कह सकते हो, एक्सपेंसेस को आप कॉस्ट भी कह सकते हो। जब आप सेल्स प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हो तो या तो आपके पास प्रॉफिट आएगा या आपके पास लॉसेज आएंगे। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए, तो आपके पास आएगा प्रॉफिट, अदरवाइज आपके पास आएगा लॉस। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस का पर्पस ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करे। तो ये जो डिसीजन होता है कि प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज़ किया जा सके, तो इससे पहले पूरी एक स्ट्रगल होती है। वो स्ट्रगल किस तरीके से होती है? अगर आप प्रॉफिट इन्हांस करने के लिए सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हो तो देयर इज़ अ चांस कि आपसे वो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो कॉम्पेटिटर्स हैं वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी कम प्राइस पे ऑफर कर रहे होंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि कंपटीशन की वजह से मैं अपनी सेलिंग प्राइस एक हद तक बढ़ा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे डिसीजन ये आ जाता है कि आप अपनी कॉस्ट प्राइस कम कर लें। लेकिन सर अगर मैं अपनी कॉस्ट प्राइस कम करने जाता हूँ तो मेरी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इन्फीरियर हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो कोई मुझसे प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा। तो सर मैं सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकता, मैं कॉस्ट कम नहीं कर सकता, तो किस तरीके से मैं प्रॉफिट इंश्योर करूँगा? यही तो बिज़नेस है, यही तो आपने सीखना है, यही तो आपने पढ़ना है। और इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में हम जैसे जैसे चैप्टर्स कवर करते रहेंगे तो ये आर्ट और साइंस आपको समझ आती रहेगी। इसके बाद छोटा सा एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है डायरेक्ट है या रिलेशनशिप पॉजिटिव है। द हायर द रिस्क, द हायर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर। तो बिजनेसेस में आपके पास जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा ही रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है वो बिजनेसेस करना चाहते हैं जबकि उनके पास एक सेफ ऑप्शन मौजूद है, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट का। वो काम ये कर सकते हैं कि उनके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जितनी भी अमाउंट मौजूद है, वो क्या कर सकते हैं, उसको एफडी कर सकते हैं, उसे बैंक अकाउंट में एज फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो रख सकते हैं। होगा क्या कि ईयर एंड पे उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिला करेगा जिसे वो एज प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसमें जो आपको परसेंटेज मिलेगी वो बहुत ज़्यादा कम है कि अगर आप किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और उस बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो शायद 18 या 20% पर एनम मिलेगा। और अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो वहाँ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो है 50-60% होते हैं। लेट्स से अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको रिटर्न में अगर 50% रिटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप 50 लाख रुपए तक कमा सकते हो। वही 1 करोड़ रुपए अगर आप बैंक में रख दोगे तो वहाँ पे आपको 18 से 20 लाख रुपए पर ईयर मिलेंगे। तो यहाँ पे अक्सर लोग इसीलिए डिसीजन लेते हैं बिज़नेस करने का कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है फिक्स डिपॉजिट से। तभी हमने यहाँ पे सीखा कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 1 का, और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमने उन्हें भी समझ लिया। थैंक यू सो मच।